हेलो दोस्तों, भारत पर 200 साल हुकूमत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव आज से 400 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। नींव रखने का स्थान चुना गया था लंदन का फाउंडर हॉल। 21 कारोबारियों ने एक साथ बैठकर कंपनी की बुनियाद के साथ भारत में व्यापार करने पर चर्चा की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कैसे अपना सत्ता कायम किया, तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और वीडियो के अंत तक बने रहें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी नींव आज से 400 साल पहले डल चुकी थी, जो भारत आई तो थी मसालों का व्यापार करने, लेकिन एक बार पैर जमाने के बाद भारत पर 200 सालों तक राज किया। कंपनी जब आई थी तब भारत उसके लिए बिल्कुल नया था। मुगलिया शासन चल रहा था। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का ईस्ट इंडिया ने आगे चलकर इतिहास और भूगोल सब बदल दिया। इन 200 सालों में हमारे देश को गुलाम बनाने वाली ब्रिटिश हुकूमत से रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उधम सिंह, महात्मा गांधी समेत न जाने कितने असंख्य वीर जवानों ने इसके खिलाफ बिना झुके लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी की बदौलत ही हमें साल 1947 में आज़ादी मिली और हम ब्रिटिश हुकूमत को देश से खदेड़ने और उनके देश वापस भेजने में सफल रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में मसालों का व्यापार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियादी कब पड़ी थी? क्या आपको पता है इसके नींव की बात लंदन के होटल में की गई थी? इतिहास में जाए तो साल 1599 का वो दिन था जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। कंपनी पर चर्चा लंदन के एक होटल में हुई थी। यह होटल था लंदन का फाउंडर हॉल। बातचीत के लिए 21 कारोबारियों ने बैठक की थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए एक कंपनी के गठन पर विचार किया गया था। इस बैठक से यह तय हो गया कि भविष्य में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होने वाला है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। वैसे तो कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव के बाद साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था। हिंद महासागर में ब्रिटेन से पहले ही उसके व्यापारी प्रतिद्वंदी मौजूद थे। ब्रिटेन से पहले डच और पुर्तगाली पहले से ही व्यापार कर रहे थे। अभी थोड़ा पहले चलते हैं और साल 1600 के आसपास की बात करते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया था। चार्टर का मतलब था इजाजतनामा, परमिशन लेना। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होर नहीं कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां सस्ती चीजें खरीद कर उसे यूरोप में ऊंची कीमत पर जाकर बेच सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहाँ पर उसके दफ्तर भी थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। कंपनी ने इसके बाद सौदागरों और व्यापारियों को अपने आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। साल
1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकता था, जो बाद में कलकत्ता और उसके बाद अब कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने तब के मुगल शासक औरंगजेब को भी इस बात के लिए मना लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी काफी मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा भी कम होने लगा। इस व्यापार में फायदे का सौदा देखते हुए अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म करना शुरू कर दिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मौका मिलने पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती तो कहीं कोई रुकावट रास्ते में खड़ा कर देती थी। ब्रिटेन की ओर से भेजे गए विलियम हॉकिंस के सामने चुनौती मुगलों को मनाने की। हॉकिंस को जल्द ही एहसास हो गया था कि मुगलों की इस विशाल सेना से पार पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसे मुगल बादशाह से सहयोग की जरूरत थी। हॉकिंस ने आगरा पहुंचकर जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन जहांगीर से उसे यह अनुमति नहीं मिली। हॉकिंस के बाद ब्रिटेन से राजदूत सर थॉमस 1615 में आगरा पहुंचे। उन्होंने बादशाह को तोहफे के रूप में शिकारी कुत्ते और पसंदीदा शराब शामिल थे। जहांगीर का मन जीतना इतना भी आसान नहीं था। 3 साल लगातार चले बातचीत के दौर के बाद जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदकर उसे विदेश में महंगे दामों में बेचकर खूब मुनाफा कमाते थे। 1681 में भारत में व्यापार कर रहे व्यापारियों ने सर चायर से शिकायत कर दी कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें कर और अन्य मामलों में परेशान करते हैं। इसके बाद साल 1686 में 19 युद्ध पोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों के साथ एक बड़ा पेरा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ, लेकिन मुगलों की सेना इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना मक्खी की तरह ढेर हो गई थी। बंगाल में 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए थे और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर भगा दिया गया था। सूरत के कारखाने बंद कर दिए गए थे। तब की बंबई में भी कमोबेश यही स्थिति थी। कंपनी के कर्मचारियों को अपराधी की तरह अपमानित किया गया था। इस घटना के बाद मुगल बादशाह से काफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने माफी मांगा का ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और माफी भी मांगी। 1690 में कंपनी को औरंगजेब ने माफ कर दिया। इस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम और मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। सामान का भुगतान चांदी में करना पड़ता था। इसका एक उपाय निकाला गया। उस समय बंगाल में पोस्ते की खेती के साथ बिहार में अफीम की निर्माण करने के लिए कारखाने लगाए गए। अफीम को इसके बाद तस्करी के जरिए चीन पहुंचाया गया। कंपनी ने अफीम के व्यापार से रेशम और चीनी बर्तन भी खरीदे और खूब मुनाफा कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी युद्ध 1757 के पहले मीर जाफर को अपने पाले में मिला लिया। मीर जाफर के मन में शासक बनने की इच्छा थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी और नवाब की सेनाओं में युद्ध हुआ और अंग्रेज विजयी हो गए। मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसी के साथ भारत में अंग्रेजों की ओर से भारत में लूटपाट का युग आरंभ हुआ। 1857 को आजादी की पहली लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे सरीखे वीर भारतीय बांकुरों ने ब्रितानी हुकूमत को खूब धूल चटाई थी। अपने प्राणों की आहुति देने के बावजूद अंग्रेजों के मन में भय जरूर पैदा कर दिया गया था। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई ही थी जिसके बाद से हर भारतीय के मन में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति जगी। इसका नतीजा यह हुआ कि इसके बाद सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह,
चाफिकर बंधु नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के प्रयासों का ही नतीजा था कि हमें 15 अगस्त 1947 को पूर्ण आजादी मिली और 200 सालों की गुलामी से भी मुक्ति। ब्रिटेन ने भारत में एंट्री, शासन और वापस लौटने के बीच काफी लूटपाट की, काफी दंगे फसाद किए, काफी लोगों की मौत हुई, कई किसान बेघर हुए। आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन ने 1765 से 1938 के बीच 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट ली। लेकिन गुलामी के जख्म को पीछे छोड़ते हुए आज की तारीख में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। जी हाँ, हमें जरूर गुलाम बनाया गया, हमें जरूर लूटा गया, हमें जरूर सताया गया, परेशान किया गया, लेकिन आज की भारत, आज की तारीख में हमारा भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। तारीफ के काबिल बात यह है कि इसे ब्रिटेन को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है, जिसने हमें लूटा, लूटने के बावजूद आज वह हमसे भी पीछे है। इसका जिक्र हाल के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया और भारत की इस खास उपलब्धि पर खुशी और गर्व भी महसूस किया। और आप भी यह सुनकर गौरवान्वित महसूस जरूर कर रहे होंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे ही मूल के निवासी भारतीय कहे जाने वाले संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को गुलाम बनाकर खरीद लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा जा चुका है और वो भारतीय ही है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 200 सालों तक हम पर राज किया, आज वह हमसे पीछे है। 5वें नंबर से ज्यादा खुशी देश के लोगों को ब्रिटेन को पीछे करने की ज्यादा खुशी है और होनी भी चाहिए। आप हमें कितना ही लूट लें, कितना ही हमें परेशान कर ले, हम भारत हैं, हमेशा आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर अग्रसर होंगे और दुनिया को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे में यह नेगेटिविटी नहीं आती हमारे यहाँ के लोगों में कि हम किसी को परेशान करें, किसी को सताए। हाँ, हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दे सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। इसी तरह से हम आपके सामने डेली नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यह हमें काफ़ी सपोर्ट देता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।